चलिए एक एक करके हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, भूकंप के कारण और परिणामों की विवेचना करें। उसके बाद जो मैंने आपको आंसर दिया पूरा लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए सबसे पहले समझते हैं भूकंप। भूकंप दो शब्द भू प्लस कंप से बना है। भू मतलब होता है पृथ्वी और कंप का मतलब होता है कंपना, जिसका पूरी अर्थ है पृथ्वी का कंपना। ठीक है, अर्थात जब पृथ्वी अचानक अपने यहाँ हिलने लगती है ना तो उसे भूकंप कहते हैं। भूकंप एक प्राकृतिक घटना मतलब गॉड के दिया हुआ घटना, ये मनुष्य के द्वारा किया गया कोई घटना नहीं होती है। भूकंप एक प्राकृतिक घटना है। ठीक है, जो अचानक प्रभावित करता है, जो क्या करता है, अचानक प्रभावित करता है। भूकंप किसी भी समय अचानक किसी भी चेतावनी किससे आता है। ठीक है, समझ गया, भूकंप किसी भी समय किसी भी चेतावनी के आता है, किसी भी तरीका से आ सकता है भूकंप। ये हो गया भूकंप का अर्थ। ठीक है, अब हम जानने का प्रयास करेंगे उसी का थोड़ा सा आगे छोटा सा पॉइंट कि पृथ्वी की सतह बड़ी बड़ी प्लेटों से बना हुआ है। आप सभी को पता है कि जो पृथ्वी का सतह है ना वो बहुत बड़े बड़े प्लेटों से बना हुआ है। ये प्लेटें पृथ्वी की आंतरिक गर्मी के कारण एक दूसरे से तरफ खिसकती रहती है। अब ये जब पृथ्वी के नीचे आपको पता है कि गर्मी होती है, वहाँ जब बहुत सारा गर्मी हो जाता है ना तो उसके कारण जो प्लेटें होती है ना एक दूसरे से खिसकती है, मतलब कभी दूर जाती है, कभी पास आती है, कभी टकरा जाती है, कभी बहुत दूर चला जाती है। ठीक है, तो ऐसे होती रहती है। ठीक है, इनके खिसकने अथवा फैलने से भूकंप आता है। जहाँ दो प्लेटें मिलती है वहाँ से पर्वत बनते हैं। मतलब देखिए, जब क्या होता है गर्मी के कारण जब प्लेटें क्या होती है एक दूसरे से टकरा जाती है आपस में, दोनों इधर से जैसे गाड़ी कैसे टकरा जाती है वैसे दोनों प्लेटें जब टकरा जाती है ना तो पहाड़ का निर्माण होता है। बड़े बड़े जो नीचे से पत्थर होते हैं, भूमि होते हैं, वो बहुत ही ऊपर तक चले जाते हैं। ठीक है, ज़मीन को फाड़ता वो ऊपर चले जाता है, जिसकी वजह से बड़ा बड़ा पत्थर और पहाड़ बन जाते हैं। आप लोग देखे होंगे। और वहीं अगर दो प्लेटें एक दूसरे से दूर चले जाती है, एक दूसरे से दो प्लेटें दूर चले जाती है तो वहाँ पे क्या हो जाती है, गड्ढा का निर्माण हो जाता है, ज़मीन में दरारें आ जाती है, ज़मीन फट जाती है और इसी से क्या हो जाता है, कंपन होता है हमारा भूमि में, हमारा पृथ्वी में, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, भूकंप कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग ये देखने का प्रयास करेंगे कि आखिर भूकंप का कारण क्या है, भूकंप क्यों आता है, कितने इसके कारण हैं। तो भूकंप के अब तक जितने भी कारण सामने आए वो निम्नलिखित हैं। अभी तक जितने भी भूकंप के कारण आए वो सब क्या है यहाँ पे निम्नलिखित दिया। ये सब वैज्ञानिक का बेस है, वैज्ञानिकों ने पता लगाए हैं और उसके अकॉर्डिंग हम लोग इसको पढ़ रहे हैं। ठीक है, पहला ज्वालामुखी का क्रिया। ज्वालामुखी का क्रिया, भूकंप के आने का एक प्रमुख कारण ज्वालामुखी क्रिया। इससे क्या होता है, इससे ये होता है ना क्योंकि पृथ्वी के भीतर से गर्म लावा और गैस निकलते हैं। आपको पता है पृथ्वी के नीचे जो गर्म है उससे गर्म लावा निकलता है और गैस निकलते रहते हैं। ठीक है, और आसपास से वहाँ क्या हो जाता है, इससे कंपन उत्पन्न हो जाता है। जब यही गर्मी और भाप क्या हो जाता है, जो गैस है वो अधिक मात्रा में हो जाता है तो वहाँ से आसपास के जो क्षेत्र होते हैं वहाँ पे क्या हो जाता है, कंपन उत्पन्न होने लगता है, जो कि एक भूकंप का कारण बनता है। चलिए नेक्स्ट है कि भूमि संतुलन। जब भूमि का संतुलन नहीं हो पाता ना, जब नीचे का दबाव और ऊपर का दबाव अलग अलग हो जाता है ना तो इससे क्या होता है ना कि भूकंप आ जाता है। ठीक है, पृथ्वी के ऊपर उठे हुए भाग और निचले भाग में समायोजन हमेशा एक समान नहीं रहता। समायोजन मतलब होता है बैलेंस, बैलेंस एक तरफ से नहीं रह पाता है ना तो उसकी वजह से भी क्या होता है, डगमगाने लगता है पृथ्वी। ठीक है, आप लोग देखे होंगे कि मान लीजिए कि जो झूला झूलने वाला होता है तो एक बच्चा ये साइड बैठा हुआ है, एक बच्चा ये साइड बैठा हुआ है। जब दोनों बच्चा में संतुलन नहीं होता है तो एक बच्चा ऊपर चला जाता है, एक बच्चा नीचे चला जाता है। अथवा कोई भी चीज़ में जब संतुलन नहीं होता ना नीचे ऊपर तो इधर उधर डगमगाने लगता है। ठीक है, इसलिए संतुलन होना जरूरी है, तो इसलिए भी हमारा क्या होता है, भूकंप आता है। तीसरा प्लेट टकराना। जब प्लेट टकरा जाता है, अभी मैंने आपको बताया जब प्लेट एक दूसरे से दूर चला जाता है। ठीक है, या तो कभी ऐसा भी होता है कि दो प्लेट आपस में टकरा जाते हैं ना तो एक प्लेट कमजोर होता है तो वो प्लेट वहीं टूट जाता है और मतलब पृथ्वी डगमगाने लगती है। ठीक है, स्थल मंडल कठोर प्लेटों से बना हुआ। आपको पता है कि पृथ्वी जो हमारा वो बहुत ही कठोर प्लेट से बना हुआ है। यह प्लेट हमेशा गति करते रहते हैं, प्लेट एक दूसरे से क्या करते हैं, गति करते रहते हैं। जब यह प्लेट आसपास में टकराते हैं, जब ये प्लेट आपस में क्या होते हैं, टकरा जाते हैं, ठीक है, तो अधिक घनत्व वाला प्लेट कम घनत्व वाले प्लेट के नीचे चला जाता है। तो इससे क्या होता है, जब वो आसपास के क्षेत्रों में या तो फिर कहीं भी यह प्लेट क्या होती है, आपस में टकरा जाती है तो अधिक घनत्व वाला प्लेट कम घनत्व वाले प्लेट के नीचे चला जाता है। ठीक है, जो अधिक घनत्व वाला प्लेट है वो कम घनत्व वाला प्लेट के नीचे चला जाता है। और टकराने से जब प्लेट आपस में रगड़ाते हैं ना तो यह टूट जाते हैं और फिर अलग हो जाते हैं। ठीक है, अलग होने में ही पृथ्वी में झटके उत्पन्न होते हैं जिससे भूकंप आ जाता है। ठीक है, समझ गए क्या होता है, जब प्लेट एक दूसरे के नीचे चला जाता है, एक प्लेट ऊपर चला जाता है। ठीक है, और यह प्लेट एक दूसरे से जब घिसते रहते हैं ऊपर नीचे तो टूट जाते हैं और इसी से एक झटके उत्पन्न होते हैं जिसको हम लोग पृथ्वी भूकंप के नाम से जानते हैं। ठीक है, किसके नाम से जानते हैं, भूकंप के नाम से जानते हैं। चौथा, पृथ्वी का सिकुड़ना।
पृथ्वी जब सिकुड़ जाती है ना तब इससे भी भूकंप आती है। माना जाता है कि पृथ्वी धीरे धीरे ठंडी होती जा रही है, मतलब सिकुड़ती जा रही है, जिससे गर्मी शांत हो रही है। अब जो नीचे गर्मी है, अब पृथ्वी सिकुड़ रही है, तो जहाँ पे उसको एक बड़ा सा एरिया मिलता था गर्मी को बैलेंस करने के लिए, अब वो सिकुड़ रही है, तो गर्मी तो धीरे धीरे खत्म होते जाएगी, तो उसका भाप कहाँ निकलेगा, गर्मी की जो गैस है वो कहाँ निकलेगा। ठीक है, और इसलिए बहुत अधिक मात्रा में पृथ्वी के केंद्र में भाप बनने पर उसका फूटकर निकलना निश्चित है। अब मान लो कि नीचे आग है और पृथ्वी सिकुड़ती जा रही है, तो उसका जगह नहीं मिल रही है, तो इससे भाप तो निकलेंगे। इसलिए जब जगह उसको कम मिलता है ना, इसलिए भाप फट करके बाहर निकलता है ना, तो इससे कंपन पैदा होता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, भूकंप। तो पृथ्वी का सिकुड़ना भी क्या है, कि कारण है। नेक्स्ट है दोस्तों गैसों का फैलाव, गैस का फैलाव। ठीक है, जब किन्हीं कारणों से जल भूमि में अंदर पहुंच जाता है, देखो नीचे गर्मी है, और जब किन्हीं कारण से जो जल है ना, जो पानी है ना, वो भूमि के अंदर पहुंच जाता है, नीचे पहुंच जाता है, यानी जहाँ नीचे आग है। ठीक है, तो यह अधिक तापमान के कारण जल वाष्प में परिवर्तन हो जाते हैं। तो इधर से जब पानी जाते हैं तो वो आग को बुझाते नहीं है, बल्कि वहाँ इतना अधिक गर्मी रहता है ना कि ये पानी भी जाकर के वहाँ वाष्प बन जाता है। ठीक है, वाष्प में बदल जाता है। ठीक है, एक टाइप से बोले ना तो गैस में बदल जाता है। ठीक है, धुआं में बदल जाता है। और जब भूमि में इस गैस की मात्रा अत्यधिक बढ़ जाती है, और जब नीचे ही यह गैस अधिक हो जाती है, तो यह भूगर्भ से बाहर आने हेतु भूमि की निचली चट्टानों पर धक्के मारती है। अब भूगर्भ से बाहर आने के, नीचे से बाहर आने के लिए ना, ये भूमि की निचली चट्टानों पर, जो नीचे चट्टान है उस पर धक्का मारती है, जिससे भूमि में कंपन उत्पन्न होता है, फलस्वरूप भूकंप उत्पन्न हो जाते हैं। ठीक है, वही पानी जो नीचे जाती है ना, वो वाष्प बन जाती है, और वाष्प में परिवर्तन हो जाते हैं, तो गैस के रूप में बनता है। आपको पता है गैस के रूप में बनता है। अब वो गैस तो बाहर आएंगे, तो नीचे वाले चट्टान को झटका मारती है। ठीक है, अब देखते हैं भूकंप के परिणाम, कि जब भूकंप आ जाते हैं किसी क्षेत्र में तो उसका क्या रिजल्ट निकलता है। तब भूकंप के दो परिणाम हो सकते हैं। भूकंप के एक दुष्प्रभाव, मतलब एक हानिकारक और एक लाभकारी। तो देखते हैं पहले भूकंप के दुष्प्रभाव यानी कि हानिकारक क्या है। तो इसका निम्नलिखित हानिकारक है। पहला, भूकंप आने से भूमि में दरारें पड़ जाती है, उपजाऊ जो भूमि है वो नष्ट हो जाती है। इसको अलग अलग पॉइंट में भी लिख सकते हैं। ठीक है, कि भूमि में दरार आ जाती है, पहला पॉइंट। नेक्स्ट है आपका कि उपजाऊ भूमि नष्ट हो जाती है। जो उपजाऊ का भूमि था वो तो भूकंप आने से फट उठ जाता है ना, तो ये क्या हो जाता है, नष्ट हो जाती है, जिसके फलस्वरूप दलदलीय भूमि का निर्माण हो जाता है, और वो क्या हो जाता है, दलदलीय जमीन बन के रह जाता है। नेक्स्ट है भूकंपों के झटके से सड़क, भवन, रेल मार्ग पल भर में क्षतिग्रस्त हो जाता है, सब क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। तीसरा है भूकंपों के कारण नदियाँ के मार्ग अवरुद्ध हो जाते हैं। जो नदियाँ के मार्ग, जो नदी एक बहती है इधर से उधर, उसमें चट्टाने हो सकते हैं कि भूकंप के कारण चट्टाने हो जाएगा, या तो फिर मिट्टी इधर उधर हो जाती है, तो उसका जो एक लय बना रहता है ना, एक धारा बना रहता है ना कि इस धारा बहेगी, वो डिस्टर्ब हो जाती है उसका। ठीक है, वो एक दूसरे से क्या हो जाती है, ढक जाती है मिट्टियों वगैरह से, तो उसकी वजह से बाढ़ आने की संभावना हो जाती है, बाढ़ आने की खतरा हो जाती है, क्योंकि अब पानी बहेगा नहीं, जाएगा नहीं, तो बाढ़ भी आ सकता है, उसके रास्ते में मिट्टी वगैरह भर जाते हैं। नेक्स्ट है भूकंपों के कारण विशाल शिलाखंड पिघलकर घाटियों में परिवर्तन हो जाता है, जिससे जनधन की हानि होती है। जो बड़ा बड़ा ये है बर्फ़ है वो क्या हो जाता है, पिघल जाते हैं, जिससे बड़े बड़े घाटियों में क्या हो जाती है, नुकसान होती है लोगों का। नेक्स्ट है भूकंप के कारण कभी कभी संपूर्ण नगर ही नष्ट हो जाता है। कभी कभी संपूर्ण नगर जो है वो पूरा क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। अब नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों भूकंप के लाभकारी प्रभाव, कि भूकंप के लाभकारी प्रभाव क्या है। तो भूकंप के लाभकारी प्रभाव कुछ इस प्रकार हैं। पहला, भूकंप के कारण कभी कभी खनिज पदार्थ धरातल पर ऊपर आ जाता है। जो देखिए कभी कभी क्या होता है पता है, भूकंप के कारण जो कभी कभी खनिज पदार्थ है ना, जो नीचे खनिज पदार्थ है वो कहाँ आ जाते हैं, धरातल पर आने के ऊपर आ जाते हैं। नेक्स्ट है अनुपजाऊ भूमि, जो उपजाऊ भूमि नहीं है उसके स्थान पर कभी कभी उपजाऊ भूमि भी प्रकट हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि भूकंप के कारण सागर के निम्न तट ऊपर उठ जाते हैं, जिससे महाद्वीप का निर्माण हो जाता है। कभी कभी क्या होता है पता है, भूकंप के कारण जो होता है ना, जो सागर है ना उसका जो निम्न तट है ना, सबसे निचला वाला तट है ना, वो ऊपर उठ जाते हैं भूकंप के कारण, जिससे महाद्वीप का निर्माण हो जाता है। नेक्स्ट है भूकंप के कारण भूमि में दरारें पड़ने से नदियाँ व झीलें का निर्माण होती है। कभी कभी ये भी होता है कि भूकंप के कारण ना भूमि में दरार उत्पन्न हो जाता है, जिससे नदी भी कभी बन जाता है, कभी झील भी का निर्माण हो जाता है, और इन जल स्रोतों से जल की प्राप्ति हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट भूकंप से नए भू बनते हैं। भूकंप से क्या होता है, नए भूमि बनते हैं, जिससे मानव जीवन प्रभावित होता है, जिससे मानव को फायदा होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा इसका सबसे पहले अर्थ मैंने देखा। ठीक है, इसके बाद इसका कारण कि भूकंप क्यों आते हैं, फिर इसका परिणाम हम लोगों ने देखा दो प्रकार से, एक लाभकारी और एक हानिकारक। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, सुनामी के कारणों एवं प्रभावों की विवेचना करें।
तो सबसे पहले सुनामी का मतलब समझेंगे। सुनामी का मतलब ये नहीं होता दोस्तों कि समुद्र में बहुत बड़े बड़े लहरें आते हैं उसको हम लोग सुनामी कहते हैं, नहीं। समुद्र में कितना बड़ा लहर आ जाए उसको हम लोग सुनामी नहीं कहेंगे, ठीक है। बल्कि हम लोग सुनामी उसको कहेंगे जब समुद्र में लहरें आएंगे और उसके बगल वाले तटीय क्षेत्र, जिसको बंदरगाह कहते हैं, जहाँ जहाज वगैरह खड़े रहते हैं, समुद्र से लगा हुआ जो किनारा है ना, जहाँ पे समुद्र में चलने वाले जहाज वगैरह खड़े रहते हैं, ठीक है। तो जब वो सब चीज़ों को नुकसान हो जाता है ना, तब हम बोलेंगे कि इतना बड़ा इसमें मतलब लहर आ गया कि इससे क्या हुआ, जान माल का खतरा हुआ, नुकसान हुआ, तब सुनामी कहलाएगा। जब तक वो खतरा नहीं पहुंचाएगा तब तक सुनामी नहीं होगा। और खतरा कहाँ पहुंचाता है, तो बंदरगाह जगह में। बंदरगाह मतलब हो जाता है तटीय क्षेत्र, तटीय क्षेत्र मतलब बगल वाले क्षेत्र में, ठीक है। तो जब बगल वाले क्षेत्र को नुकसान पहुंचता है ना, तब हम लोग उसको सुनामी कहते हैं। तो सुनामी एक जापानी भाषा शब्द है। सुनामी दो भाषा के मेल से बना हुआ है, एक सु और एक नामी। सु का मतलब बंदरगाह, वही बगल वाले क्षेत्र जिसको तटीय क्षेत्र कहते हैं, ठीक है। और नामी का अर्थ है भयंकर लहरें, इसलिए सुनामी शब्द का अर्थ हो जाएगा भयंकर बंदरगाहें लहरें। ये नहीं कि सिर्फ भयंकर लहरें, भयंकर बंदरगाहें लहरें मतलब बगल वाले लहरें, जहाँ बंदरगाह, जहाँ जहाज वगैरह खड़े रहते हैं, वहाँ पे जब लहरें चले जाएगी तब वो सुनामी कहलाएगा, ठीक है। सुनामी जब भी आती है तो वो बंदरगाहें, जिसको समुद्र के तटीय क्षेत्र बोलते हैं, यानी बगल वाले क्षेत्र में तबाही मचा देती है, ठीक है। तो सुनामी जब भी आता है ना, जब भी हम लोग सुनामी तभी कहेंगे जब वो तटीय वाले क्षेत्र में तबाही मचाएगा, तो इसको हम लोग सुनामी कहते हैं, ठीक है। अब इसको छोटे छोटे सा पॉइंट से देख लेते हैं हम लोग दोस्तों, क्योंकि देखिए जल्दबाजी नहीं, आसान सा आंसर चाहिए, बिल्कुल सटीक आंसर चाहिए फुल मार्क्स के लिए। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सारा इस चैनल पर जो भी वीडियो अपलोड करवाया जाता है वो सारा देखिए, ठीक है। नेक्स्ट है सुनामी एक प्राकृतिक आपदा है जो समुद्र में आती है और तटीय क्षेत्र में तबाही मचाती है, ठीक है। ये क्या है, प्राकृतिक आपदा है, ठीक है। ये समुद्र में आती है, समुद्र में तो आती है, लेकिन ये जो तबाही मचाते हैं ना, तटीय क्षेत्र में, बगल वाले क्षेत्र में, जो समुद्र के किनारे से लगा हुआ, पानी का बहाव इधर से तेज से जाता है, और कभी देखते होंगे जो उसका बांध बना रहता है उससे बाहर टप जाता है, उससे नुकसान होता है। कभी गाड़ियाँ वगैरह का बहा करके ले जाती है, जो पानी में चलने वाले जहाज होते हैं उसको बहा करके ले जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है सुनामी आने के कारण समुद्र के नीचे टेक्टोनिक जो प्लेट होता है ना, वो टकराना होता है, ठीक है। यानी सुनामी आने का कारण क्या होता है कि सुनामी इसलिए आता है ना, क्योंकि जो समुद्र के नीचे टेक्टोनिक प्लेट होते हैं वो टकरा जाते हैं, इसलिए समुद्र में कंपन आता है और पानी बहुत ज़्यादा लहरें उत्पन्न करती है और तटीय क्षेत्र में तबाही मचाती है, ठीक है। इस सुनामी आने का मेन कारण क्या है, टेक्टोनिक प्लेटों का टकराना, ठीक है। टेक्टोनिक प्लेटों का टकराना आपको वहाँ पे 1 मार्क्स में पूछा जा सकता है, सुनामी किस कारण से आता है, तो टेक्टोनिक प्लेटों का टकराना या समुद्र में भारी लहरें आना। नेक्स्ट है इससे समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें बनती है। इससे क्या होती है, जब भी सुनामी आता है तो समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें बनती है। नेक्स्ट पॉइंट है कि अगर सुनामी आती है तो समुद्र में लहरें 10 फीट तक भी पहुंच जाती है। अभी सब हम सिर्फ और सिर्फ सुनामी का अर्थ पढ़ रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है सुनामी एक ऐसी घटना जो कभी भी घटित हो सकता है, इसका कोई गारंटी नहीं कि किस समय आएगी, ठीक है। नेक्स्ट है कि कभी कभी सुनामी बहुत ही विनाशकारी हो सकती है, मतलब बहुत ही तबाही मचा सकती है, ठीक है। ये हम लोगों ने बस अभी सुनामी के बारे में देखा। अब हम लोग देखेंगे सुनामी के कारण, कि आखिर सुनामी किस कारण से आती है। तो ज्वालामुखी विस्फोट के कारण, जब ज्वालामुखी विस्फोट होता है तब सुनामी आती है, ठीक है। तब क्या होती है कि समुद्र में बड़े बड़े लहरें बनने लगती है, ठीक है। जल के नीचे एक अत्यंत शक्तिशाली विस्फोटक से समुद्र जल में अशांति और समुद्र के नीचे प्लेटों का विस्थापन होता है। देखिए क्या होता है, जल के नीचे जो अत्यंत शक्तिशाली विस्फोट होता है, ठीक है, इससे समुद्र जल में अशांति, समुद्र के जल हिलने लगते हैं, तरंगे उत्पन्न होती हैं, ठीक है। और समुद्र के नीचे प्लेट विस्थापन हो जाते हैं, जो समुद्र के नीचे प्लेट होते हैं ना वो विस्थापन हो जाते हैं, मतलब अपने जगह से दूसरे जगह चल जाते हैं। तो जब अपने जगह से दूसरे जगह चल जाते हैं ना, विस्थापन का मतलब यही होता है, ठीक है, तो वो हिलने लगते हैं, ठीक है। इससे सुनामी लहरें उत्पन्न होती है। तो ज्वालामुखी विस्फोट हो गया। दूसरा हो गया भूस्खलन। जब भी कोई भूकंप या ज्वालामुखी विस्फोट होता है, जब भी मतलब क्या होता है कि भूस्खलन होता है, ज्वालामुखी विस्फोट होता है, तो इससे पृथ्वी की सतह पर अशांति होती है, यानी पृथ्वी की सतह कंपन होने लगती है, ठीक है। और इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, भूस्खलन आती है, बर्फ़ का टूटकर गिरने लगते हैं और चट्टान का रस्खलन हो जाता है, चट्टानें भी जो रहती है ना वो भी टूट जाती है, गिर जाती है, ठीक है। तो ये आप लोग देख लिए, भूस्खलन जब आती है, ये भूस्खलन के कारण या तो बर्फ़ टूटना या तो फिर चट्टाने का रस्खलन होना, यानी चट्टानें टूट जाना, ये सब के कारण क्या होता है, भूस्खलन के कारण है, ठीक है। और भूस्खलन के कारण महासागर में अशांति होती है। अब यही सब चीज़ों की वजह से भूस्खलन हो जाना या बर्फ़ का टूट जाना या तो बड़े बड़े चट्टानों टूट जाना, ये सब वजह से क्या होता है, महासागर में अशांति फैल जाती है। मतलब जो लहरें होती है ना वो क्या हो जाती है, बड़े बड़े ऊँचे तक पहुँच जाती है इसका लहरें,
और सुनामी लहरें उत्पन्न हो जाती है, और इससे क्या हो जाती है, हमारा सुनामी का लहर उत्पन्न हो जाती है, जो अपने स्रोत से चलती है और आसपास के तटों को नुकसान पहुंचाती है, और जो अपने तेजी के स्रोत से आती है और आसपास के क्षेत्रों में क्या हो जाती है, नुकसान पहुंचाती है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका भूकंप। ऐसा माना जाता है कि सबसे खतरनाक सुनामी लहरों की उत्पत्ति समुद्र के नीचे उत्पन्न होने वाले भूकंप के कारण होती है। जो समुद्र के नीचे भूकंप उत्पन्न होती है ना, सबसे बड़ा मुख्य कारण इसी को माना गया सुनामी आने का। ठीक है। ये समुद्र या समुद्र तल में एक बड़े बदलाव का कारण है। जो ये देखो, सबसे बड़ा सुनामी आने का कारण क्या पता है, जो समुद्र के तल में बदलाव किया जा रहा है, जो समुद्र के तल में बदलाव होता है इसकी वजह से। ठीक है। विवर्तनिक प्लेट जब खिसकती है, उसके जो नीचे विवर्तनिक प्लेट होता है ना, जब वो क्या होती है, खिसक जाती है, तो समुद्र की गतिविधियों को अशांति कर देती है। जो समुद्र का गतिविधियाँ वो शांत नहीं रह पाता है, जिससे जल स्तर बढ़ जाता है, जिससे जल स्तर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, और इससे क्या होता है, हमारा सुनामी आ जाता है। नेक्स्ट है उल्कापिंड और क्षुद्र ग्रह। हालांकि इसके अधिक उदाहरण नहीं है, ठीक है, ऐसा नहीं होता है, लेकिन फिर भी अधिक कोई उल्कापिंड या क्षुद्र ग्रह समुद्र में गिरता है तो समुद्र के भीतर अशांति पैदा हो जाता है और इससे सुनामी आ जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है परमाणु परीक्षण। जब परमाणु भी परीक्षण होता है ना, परमाणु जैसे अमेरिका के द्वारा आप देखे होंगे 1940-1950 के दशक में परमाणु का परीक्षण किया गया था। ठीक है, भारी मात्रा में, तो इससे भी क्या होता है, सुनामी आने की खतरा होती है ना। परमाणु परीक्षण में भारी विस्फोट से नुकसान होने की अत्यधिक उच्च क्षमता होती है, क्योंकि 1940-1950 के दशक इसका एक एग्जाम्पल है। इसमें अमेरिका द्वारा किए गए परमाणु परीक्षण के कारण सुनामी की घटना का एक उदाहरण है। उस टाइम भी सुनामी की घटना, जैसे कि मान लीजिए ये जो परमाणु परीक्षण है, परमाणु परीक्षण होगा तो इसमें क्या होगा, परमाणु अलग अलग प्रकार की होती है, बड़ा बड़ा विस्फोटक होती है, इससे सुनामी लहरें अशांत हो जाती है, बड़े बड़े सुनामी की लहरें आने स्टार्ट हो जाती है। ठीक है। नेक्स्ट है सुनामी के प्रभाव। सुनामी की अत्यधिक विनाशकारी हो सकती है और इसके प्रभाव निम्नलिखित हैं। पहला, जान माल की हानि। सुनामी से सबसे बड़ा नुकसान होता है लोगों की जान माल संपत्ति का। तेजी से बढ़ती और फैलती हुई पानी की लहरें तटीय क्षेत्रों में बड़ी संख्या में लोगों को प्रभावित कर देती है, लोगों को जान माल से नुकसान पहुंचाती है। नेक्स्ट है भौतिक क्षति। भौतिक क्षति का मतलब ये, जैसे कि सुनामी से इमारतें, सड़कें, पुल और अन्य संरचनाएं ध्वस्त हो जाती है, खत्म हो जाती हैं। तटीय क्षेत्रों की संरचनाएं पानी की ताकत से के सामने नहीं टिक पाती। जो समुद्र के किनारे तटीय क्षेत्र बसा रहता है ना, वो पानी की लहरें से नहीं बच पाती और वो भी खत्म हो जाती है। इसको बोलते हैं भौतिक क्षति। ठीक है। नेक्स्ट आपका पर्यावरणीय प्रभाव। पर्यावरण में भी प्रभाव पड़ता है। कैसे, देखिए, तटीय पारिस्थितिक तंत्र को भी भारी नुकसान पहुंचता है। जो तटीय पारिस्थितिक तंत्र यानी कि तटीय में उसका बसा हुआ पारिस्थितिक तंत्र है, उसको भी क्या करती है, बहुत ही नुकसान पहुंचाती है। जैसे देखिए, समुद्र जीवन, जो समुद्र में जीवन है, प्रवाल भीतियाँ और तटीय वनस्पतियाँ भी प्रभावित होती है। जैसे कि उसके बांध जो बनाया जाता है वो हो जाता है, प्लस में तटीय वनस्पति जो अगल बगल में रहते हैं, ठीक है, जो जीव रहते हैं, जीव जंतु रहते हैं, वो सब चीज़ों को नुकसान होता है। तो पर्यावरण को प्रभावित कर रहा है कि नहीं कर रहा है। मालवा और विषैले पदार्थ। देखिए, बहुत सारे मालवा और विषैले पदार्थ क्या होता है, समुद्र में मिलकर पर्यावरण को क्या कर देता है, दूषित कर देता है। जो गंदे गंदे क्या होता है पदार्थ होते हैं वो भी मिल जाते हैं और पर्यावरण को प्रदूषित कर देते हैं। बस आपको पॉइंट याद रखना, पर्यावरण प्रभाव, बाकी तो आप आराम से लिख लोगे ना। नेक्स्ट आर्थिक प्रभाव। देखिए, आर्थिक प्रभाव कब होता है, जब मान लीजिए बड़े बड़े सुनामी आता है तो इससे पुल टूट जाता है या तो लोगों के जान माल का खतरा होता है, तो सरकार की पैसा खर्चा होती कि नहीं होती, तो उसे बोलते हैं आर्थिक प्रभाव। पैसा से रिलेटेड जो भी चीज़ें प्रभाव होता है उसको आर्थिक प्रभाव कहते हैं। पुनर्निर्माण, कोई भी चीज़ अगर खराब हो गई है, ख़त्म हो गई, तो उसका पुनर्निर्माण किया जाएगा, पुनर्वास किया जाएगा। नहीं, जो घर वगैरह किसी का ध्वस्त हो गया तो उसका पुनर्वास मिलेगा। तब पुनर्निर्माण के लिए पुनर्वास के कार्यों में भारी खर्च आता है। पर्यटन, मछली पालन और अन्य तटीय उद्योगों को भी भारी नुकसान पहुंचता है। इसको भी सरकार बनाने के लिए पैसे खर्च करती नहीं करती है, तो यहाँ भी नुकसान होती है। नेक्स्ट है सामाजिक और सांस्कृतिक प्रभाव। तटीय समुदाय को अपने घर छोड़कर अन्यत्र जाना पड़ता है, मतलब दूसरे जगह जाना पड़ता है, जिससे सामाजिक और सांस्कृतिक ताने बाने में भी बदलाव आते हैं। जिससे यहाँ जहाँ पे रहते थे वहाँ का संस्कृति कुछ अलग था, अब दूसरे जगह चल गए, उन लोगों को वहाँ पे ढलना पड़ेगा, वहाँ की भाषा सीखना पड़ेगा, लोगों के साथ तालमेल करना पड़ेगा, काफ़ी समय लग जाता है। ठीक है। और मानसिक तनाव भी इन लोगों को झेलना पड़ता है। अनिश्चितता की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, कहाँ रहेंगे, क्या करेंगे, ठीक है, कोई गारंटी नहीं होती है। तो ये सब चीज़ें सुनामी का एक क्या प्रभाव है। अब नेक्स्ट है निष्कर्ष। सुनामी एक विनाशकारी प्राकृतिक आपदा है जिसका प्रभाव व्यापक और गहरा होता है। ठीक है। इसके कारण को समझकर और तटीय क्षेत्रों में उचित चेतावनी प्रणाली और आपदा प्रबंधन योजनाएं अपनाकर इसके प्रभाव को रोका जा सकता है। पहली बात, इसमें 2 पॉइंट
किया गया है। सुनामी एक विनाशकारी प्राकृतिक आपदा है जिसका प्रभाव व्यापक और गहरा होता है। इस सुनामी क्यों आ रहा है, इसके प्रभाव को समझ करके, ठीक है, इसके कारण को समझ करके और तटीय क्षेत्र में उचित चेतावनी प्रणाली और आपदा प्रबंधन योजना अपना करके हम इसके प्रभावों को रोक सकते हैं। आपदा प्रबंधन का योजना अपना करके कि कैसे इससे हमको बचना है, क्या इसका कारण है, उसका समाधान निकाल करके हम इससे बच सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भूस्खलन से क्या तात्पर्य है? भूस्खलन के कारण तथा प्रभावों का वर्णन करें। तो भूस्खलन के बारे में समझ जाना और उसी के बारे में आंसर लिख देना है। ठीक है, और एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो आप गलत सलत आंसर पढ़ रहे हो ना उसको पढ़ना छोड़ दीजिए। ठीक है, भूस्खलन का अर्थ मतलब जैसे तैसे मत पढ़ो। ठीक है, क्योंकि एग्जामिनर जो चेक करेगा भूस्खलन का अर्थ, तो सबसे पहले आपको फर्स्ट लाइन देखेगा। आप नीचे गलत लिखिए चलेगा, लेकिन ऊपर कम से कम भूस्खलन का अर्थ जो है वो सही लिखिए, कुछ भी मत लिख दीजिए। ठीक है, तो इस चीज़ों का आपको ध्यान देना। अगर अच्छा मार्क्स लेना है तो नीचे आप कुछ लिखिए, अलग बात है, लेकिन फर्स्ट में कम से कम आपको एग्जामिनर को ध्यान दिलाने के लिए कि हाँ ये अच्छा पॉइंट लिखा है, मतलब नीचे ही अच्छा होगा, तो वो चीज़ें आपको बनाना है बढ़िया। फर्स्ट में आपको अच्छा लिखना है। ठीक है, ये नहीं कि कुछ भी अर्थ लिखेंगे। आप बीए क्लास में हो, ठीक है, लैंग्वेज को आसान करना है, लेकिन पूरा आप खोरठा की जैसा ऐसा नहीं करना है। ठीक है, भूस्खलन का अर्थ देखो, भूस्खलन एक प्राकृतिक घटना है। भूस्खलन क्या है? एक प्राकृतिक घटना जिसमें किसी जमीन के ढाल पर मिट्टी तथा चट्टानों के ऊपर से नीचे की ओर खिसकने, लुढ़कने या गिरने की प्रक्रिया को ही भूस्खलन कहा जाता है। समझ गए? भूस्खलन एक क्या प्राकृतिक घटना है जिसमें किसी जमीन के ढाल पर, मतलब जो जमीन ढाल होती है ना, उस पर मिट्टी या तो कोई चट्टान को ऊपर से नीचे की ओर खिसकना या थोड़ा सा लुढ़क जाना या पूरा पूरा गिर जाना, इस प्रक्रिया को भूस्खलन कहा जाता है। थोड़ा सा लुढ़क जाना, हल्का सा खिसक जाना या पूरा गिर जाना की प्रक्रिया को ही भूस्खलन कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए गुरुत्वाकर्षण के कारण, आप सभी पढ़े होंगे, गुरुत्वाकर्षण के कारण चट्टान तथा मिट्टी के अचानक नीचे की ओर खिसकने की प्रक्रिया को भूस्खलन कहा जाता है। क्योंकि गुरुत्वाकर्षण हर चीज़ों को नीचे की ओर खींचते हैं, तो भूस्खलन जब होता है, जब मिट्टी वगैरह गिरते हैं तो नीचे ही गिरेंगे। तो जो गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव के कारण जो पहाड़ पे, ढलान पे मिट्टी चट्टान जो नीचे की ओर गिरते हैं ना, उसी को हम लोग कहते हैं भूस्खलन। आप ये गुरुत्वाकर्षण वाला आप छोड़ भी सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन गुरुत्वाकर्षण के कारण ही जो पहाड़ वगैरह होते हो, चट्टान वगैरह जो मिट्टी वगैरह होता है वो नीचे गिरते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, मैंने फिगर के अकॉर्डिंग आपको दिखाया। फिगर को आपको माइंड में नहीं लेना, बस मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पे दिखा रहा हूँ। ठीक है, कि यहाँ पे पहाड़ है, रास्ता है, तो रास्ते पे ही क्या हो गया? भूस्खलन हो गया, मतलब पहाड़ से नीचे की ओर मिट्टी वगैरह गिर गए हैं। ठीक है, अब इसका कुछ छोटे छोटे पॉइंट देखते हैं। ठीक है, पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों जैसे खड़ी ढलानों पर भूस्खलन की घटनाएं सामान्य है। मतलब कि पहाड़ी इलाका और जहाँ पर्वतीय क्षेत्र होते हैं, जहाँ पूरा खड़ी ढलान होता है, पूरा खड़ा सा ढलान जैसा होता है, वहाँ पे भूस्खलन होना तो एक नॉर्मल सी बात है, हमेशा होती रहती है। ठीक है, जहाँ खड़ी जगह रहे वहाँ भूस्खलन तो होगा ही होगा। नेक्स्ट है ऐसे स्थान जहाँ चट्टानों में जोर और दरारें होती है। ठीक है, मतलब जहाँ पे बड़े बड़े चट्टान होते हैं उसमें दरार आ जाती है। ठीक है, और मतलब एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, पहाड़ टूट जाते हैं, जो पहाड़ वाले पत्थर होते हैं वो एक दूसरे से टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं, तो इससे भूस्खलन का खतरा अधिक हो जाता है। नेक्स्ट है जहाँ कमज़ोर मिट्टी मौजूद हो वहाँ भी भूस्खलन बढ़ावा मिलता है। जहाँ मिट्टी कमज़ोर होती है वहाँ एक दूसरे को पकड़ के वो नहीं रखती है। ठीक है, तो मिट्टी क्या हो जाती है? वहाँ से गिर जाती है, तो भूस्खलन कहलाता है। नेक्स्ट है वनों में आग लगने से मिट्टी कमज़ोर हो जाती है। जब वन में आग लगता है तो पेड़ पौधे जल जाते हैं, जो घास फूस होते हैं, छोटे छोटे पौधे होते हैं, वो क्या होते हैं? खत्म हो जाते हैं, तो उसके जड़ें मिट्टी को पकड़ के नहीं रख पाती है, जिसकी वजह से मिट्टी ढीली हो जाती है और भूस्खलन हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट नदी और नालों के किनारे भी भूस्खलन संभावित क्षेत्र होता है। जो नदी होती है उसके भी अगल बगल में आप मिट्टी को गिरते हुए देखते होंगे। ठीक है, अब तो कोई नाला है तो वहाँ पे देखते होंगे वो 5 फीट का नाला था, बन गया 7 फीट का नाला। ठीक है, मतलब उसका मिट्टी धीरे धीरे वहाँ से गिरते 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 चौड़ा हो जाता है। ठीक है, तो ये भूस्खलन होता है। आप देखते हैं चापाकल में बोरिंग कराते हैं, ज़्यादा पानी गिरता है तो वहाँ पर क्या होता है? वो बोरिंग धंस जाता है, उसको हम लोग भूस्खलन कह सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका भूस्खलन का थोड़ा सा कुछ पॉइंट्स। अब देखेंगे भूस्खलन के कारण। तो भूस्खलन के कारण को निम्नलिखित रूप से मुख्य 2 भागों में हम लोग क्या कर सकते हैं? विभाजित किया जा सकता है। भूस्खलन के कारणों को मुख्य रूप से 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है। यहाँ पे भागो 2 बार लिखा गया, क्षमा चाहेंगे। ठीक है, थोड़ा सा जल्दी टाइपिंग में मिस्टेक हुआ है। अब भूस्खलन के कारण आखिर भूस्खलन क्यों हो रहा है, मिट्टी क्यों धंस रहा है? इसका 2 कारण है। एक प्राकृतिक कारण, भगवान का कारण जिसको कोई नहीं रोक सकता, वो भगवान खुद से करते हैं, और दूसरा मानव जनित कारण, यानी कि मानव का कारण। मानव जनित कारण मतलब मानव से संबंधित कारण। एक मानव है जैसे जंगलों का कटाई वगैरह कर रहे हैं तो उनकी वजह से भी मिट्टी धंसती है। तो हम दोनों कारण देखेंगे, एक प्राकृतिक कारण, गॉड का दिया हुआ कारण। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं प्राकृतिक कारण। तो प्राकृतिक कारण के अंतर्गत
पहला आता है भारी वर्षा। ठीक है, जब भूस्खलन के सबसे सामान्य कारणों में से एक है भारी वर्षा। यहाँ छिद्रित जल के दबाव के द्वारा मिट्टी को नमी बनाकर वजन को बढ़ा देती है। जब भारी वर्षा होती है ना, तो छिद्र के द्वारा जमीन के अंदर मिट्टी में चल जाता है पानी और उसका नमी बढ़ जाता है, जिससे मिट्टी का वजन बढ़ जाता है। मिट्टी का वजन बढ़ने की वजह से क्या हो जाता है, ढलानों में मिट्टी खिसक जाती है और भूस्खलन हो जाता है। अब बस आपको याद रखना भारी वर्षा, बाकी नीचे आप हम जैसे लिखें वैसे एग्जाम में लिखेंगे, कोई जरूर नहीं है। अब बस पॉइंट याद रखिए, भारी वर्षा के कारण क्या होता है, मिट्टी खिसक जाती है। नेक्स्ट होता है क्षरण। क्षरण में क्या होता है, बड़े बड़े जो चट्टान होते हैं, ठीक है, जो बड़े एक साथ जो बंद करके हैं, छोटे छोटे जो कण होते हैं, ठीक है, और छोटे छोटे पत्थर होते हैं, कण होते हैं, मिट्टी सब एक साथ इकट्ठा जो एकता बने हुए रहते हैं ना, जो एक साथ पूरा मतलब एकजुट रहता है ना, वो क्या होता है, क्षरण के कारण एक दूसरे से अलग हो जाता है। क्षरण मतलब होता है कि जब वो मिट्टी का पकड़, मिट्टी का जो शक्ति होता है ना, कमज़ोर पड़ जाता है, तो वो अगर मिट्टी पत्थर में चिपका हुआ तो उससे दूर हो जाता है। ठीक है, कोई छोटे छोटे पौधे में अगर चिपका हुआ तो उससे दूर हो जाता है। तो क्षरण का मतलब होता है एक दूसरे से अलग हो जाना। तो जो मिट्टी, कंकड़, पत्थर, ये सब जो एक साथ एकजुटा बनाए हुए रहता है ना, एकजुट में रहते हैं ना, वो कमज़ोर हो जाते हैं। ठीक है, तो वो एकजुट से अलग हो जाते हैं, उसके कारण भी ये हमारे क्या होते हैं, भूस्खलन हो जाते हैं। हम आपको सारे पॉइंट्स यहाँ पे समझा दे रहे हैं, आप खुद से भी पढ़ लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है भूकंप। भूकंप के कारण क्या होता है, धरातल में तीव्र कंपन से चट्टानों और मिट्टी में अस्थिरता उत्पन्न हो जाती है। जब भूकंप होता है ना, तो भूकंप तीव्र गति होता है, तेजी से होता है, जिसकी वजह से चट्टान और मिट्टी में, जो चट्टान और मिट्टी होता है वो अस्थिरता उत्पन्न हो जाता है, मतलब उसमें थोड़ा सा कंपन होने लगता है। तो एक दूसरे जो चिपक गए थे वो अलग होना स्टार्ट हो जाते हैं, जिससे भूस्खलन हो जाता है। नेक्स्ट है ज्वालामुखी विस्फोट। ज्वालामुखी विस्फोट के द्वारा जमा राख, जो राख वगैरह जमा हो जाता है, मलबे, मिट्टी अति भार बढ़ा देती है। उसका भार क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, क्योंकि जब ज्वालामुखी विस्फोट होता है ना, तो वो क्या हो जाता है, उसका मतलब वो हिलना स्टार्ट कर जाता है, उसका पावर बढ़ जाता है। तो जो वहाँ पे वो स्थिर है ना, वो अस्थिर हो जाते हैं। जबकि इसके साथ साथ होने वाला भूकंपीय गतिविधियाँ, जो भूकंप होता है ना, यानी कि जो हिलता है ना, इससे क्या होता है, अस्थिरता का कारण बनती है। मतलब वो पत्थर, मिट्टी, कण जहाँ पे एक जगह रहते हैं वो एक जगह नहीं रह पाते, वहाँ से हिल जाते हैं, और वो जमीन ढीली होने की वजह से क्या होती है, भूस्खलन को गति प्रदान करते हैं, यानी भूस्खलन हो जाती है। नेक्स्ट है मानव जाति के कारण। मानव के कारण भी क्या हुआ है, बहुत सारे क्षति पहुंचा है। जैसे वनों की कटाई, वृक्षों की जड़ें मिट्टी के कणों को मजबूत पकड़ के बंधे रखती है। ठीक है, जो वृक्ष के जड़ होती है ना, पेड़ पौधा की जड़ होती है, वो मिट्टी को पकड़ के रखती है। इससे चट्टानों से गिरने वाले मलबे के प्रभाव को नियंत्रित करते थे, तथा इसके साथ ही वनस्पति अवधारणा को, आवरण को भूस्खलन से कम नुकसान पहुँचाते हैं। मतलब उसके मिट्टी क्या करते हैं, जो जड़ होते हैं वो मिट्टी को रोक करके रखती है, और मिट्टी मतलब उस जड़ों के साथ चिपके होने की वजह से वो ढीली नहीं पड़ती है, और ढीली नहीं होने की वजह से फिर जो बड़े बड़े चट्टान होते हैं ना, वो नीचे नहीं गिरते हैं। ठीक है, और नुकसान नहीं पहुंचता है। और वनों की कटाई से इस सुरक्षात्मक आवरण को समाप्त कर देती है। और जब पेड़ पौधे कट जाते हैं तो उसके जो जड़ होते हैं वो मिट्टी को अच्छे से नहीं पकड़ पाती, जिसकी वजह से मिट्टी खिसकने की वजह से उसके ऊपर रखे हुए पत्थर, चट्टान भी क्या हो जाते हैं, खिसक जाते हैं, और भूस्खलन की संभावना को बढ़ावा मिलती है। नेक्स्ट है जलवायु परिवर्तन। विभिन्न मानव जाति गतिविधियों के कारण हुए जलवायु परिवर्तन ने वर्षा पैटर्न में अचानक परिवर्तन के बदले में भूस्खलन की आवृत्ति के साथ साथ गंभीरता को भी बढ़ावा दिया। मतलब जलवायु परिवर्तन, मानव ने इतना जंगल को काटा है, मानव ने इतना प्रकृति का दोहन किया है, प्रकृति के साथ गलत किया है कि जलवायु परिवर्तन मतलब जब जलवायु का परिवर्तन के पैटर्न में अचानक बदलाव हो जाता है। जब पानी गिरना चाहिए तो नहीं गिरता, जिस टाइम गिरना चाहिए उस टाइम नहीं गिरता है, कभी ज़्यादा वर्षा होती है, कभी कुछ नहीं होती है। ठीक है, नहीं वर्षा होती तो पेड़ पौधे नहीं उगते हैं, फिर अचानक कभी ज़्यादा वर्षा हो जाती है तो पेड़ पौधे नहीं होते, तो सारा मिट्टी वगैरह क्या हो जाता है, गिर जाते हैं। ठीक है, तो ये सब वजह से भी हुआ, जिसकी वजह से मानव ने क्षति पहुंचाया है। नेक्स्ट है उत्खनन। उत्खनन के कारण भी ढलानें अस्थिर होते जा रहे हैं। मतलब जो ढलान है ना, वो रुक नहीं रही, मानव जो उत्खनन कर रहे हैं, ठीक है, उसकी वजह से क्या हो रहा है पता है, ढलान में मिट्टी रुक नहीं रही, मिट्टी सीधे नीचे गिर जा रही है। ठीक है, अब देखते हैं भूस्खलन के प्रभाव, कि भूस्खलन के प्रभाव क्या। देखिए दोस्तों, ये सब क्वेश्चन को हम ज़्यादा नहीं समझा रहे, क्योंकि वेरी सिंपल है, बस आपको मैं पॉइंट्स दे रहा हूँ। ठीक है, ताकि पॉइंट आपको याद रहे और आप आंसर आराम से लिख सको। ठीक है, नेक्स्ट है मानव और पशु जीवन की हानि। देखिए अब इससे प्रभाव, इसका प्रभाव क्या है, भूस्खलन अगर हो जाता है कहीं तो इससे प्रभाव क्या है, तो मानव पशु का भी हानि होता है। भूस्खलन से बड़ी संख्या में मानव आबादी को जान माल की हानि होती है, घरों को, सड़कों को आदि सहित बुनियादी ढांचे और संपत्तियों को नुकसान हो जाती है। ये सब चीज़ों का क्या होती है, नुकसान होती है। जब गिरता तो हो सकता है वहाँ पे आदमी था, पशु है, जानवर है, अगल बगल में घर है, तो ये सबको नुकसान होता ही नहीं होता है। कृषि भूमि का नुकसान, मान लो पहाड़ के नीचे अगर कहीं
कृषि है तो उसको भी नुकसान होती है। भूस्खलन से कृषि भूमि मलबे से ढक जाता है, तो फिर मलबे के साथ साथ वह बह जाता है, जिससे कृषि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, बहुत ही उसका नुकसान होता है। उसके ऊपर क्या होता है, सारे मिट्टी पत्थर हो जाते हैं, ढक देते हैं उसको, या तो फिर उसी को बहा करके ले जाते हैं। नेक्स्ट है परिवहन क्षति। अब देखिए रास्ते के बगल में पहाड़ होते हैं, अभी मैंने आपको फोटो में दिखाया, कभी कभी गाड़ियों को नुकसान पहुंचती है, कभी कभी गाड़ियां एक साइड से दूसरे साइड नहीं जा पाती है। तो भूस्खलन प्रायः सड़कों जैसी परिवहन मार्गों को अवरुद्ध कर देती है, मतलब रास्ता को अवरुद्ध कर देती है, रास्ता को रोक देती है, जिससे आवागमन में बाधा और अन्य आर्थिक गतिविधियों पर प्रभाव पड़ता है। ठीक है, जिससे आवागमन मतलब आने जाने की रास्ता बंद हो जाती है, साथ साथ में क्या होता है, आर्थिक प्रभाव भी पड़ता है, मतलब गाड़ियों पर भी कभी कभी क्या होता है, चट्टानें गिर जाने से उनके नुकसान होते हैं। ठीक है, हो गया परिवहन क्षति। नेक्स्ट है दोस्तों आपका पर्यावरण पर प्रभाव। पर्यावरण पर भी प्रभाव पड़ता है, कैसे देखिए, भूस्खलन मिट्टी से निर्मित भारी चट्टानों में हलचल किसी भी क्षेत्र के प्राकृतिक परिदृश्य को बदल सकता है। मतलब देखिए जब भूस्खलन होता है तो क्या होता है कि चट्टानों में हलचल होती है और उसकी वजह से भूस्खलन होता है, तो उस क्षेत्र का जो दृश्य है वो बदल जाता है, अजीब टाइप से लगने लगता है। पर्यावरण पर क्या होता है, प्रभाव पड़ता है, कुछ लोगों का जान माल चले जाता है, तो अच्छा नहीं लगता है कि माहौल बहुत अजीब टाइप्स का हो जाता है। और इससे पारिस्थितिक तंत्र, जल प्रवाह आदि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। और इससे क्या होता है, पारिस्थितिक तंत्र यानी कि वहाँ पे जितने सारे जीव जंतु रहते हैं उसका नुकसान होता है। पारिस्थितिक तंत्र मतलब क्या, जो जीव जंतु एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं उसको नुकसान होता है। जल प्रवाह आदि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने लगता है, जल का प्रभाव होने लगता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ों से बहुत सारे दिक्कतें होती है। ठीक है, तो ये पर्यावरण पर क्या कर रही है, प्रभाव डाल रही है। नेक्स्ट है विस्थापन। अब देखिए भूस्खलन के बाद सामान्यतः स्थानीय समुदाय को विस्थापित करना पड़ता है। वहाँ पे जो लोग बस रहे हैं उसको एक जगह से दूसरे जगह विस्थापित करना पड़ता है। ठीक है, भूस्खलन के कारण, क्योंकि हो सकता है कि उनको भी आने वाले समय में जान माल की खतरा हो सकता है, या तो फिर हो चुका उन लोगों के साथ, तो अब बचाव के लिए दूसरे जगह इनको विस्थापित करना पड़ता है, तो इन लोगों को भी बहुत सारे मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। तो ये सब इसका प्रभाव है, जब भूस्खलन आता है तो ये सब चीज़ों पर प्रभाव पड़ता है। हम लोगों ने 5 प्रभाव देखा, ये आपको याद रखना है। पहला मानव पशु जीवन पर हानि पहुँचता है, कृषि पर, नेक्स्ट परिवहन पर, चौथा है पर्यावरण पर प्रभाव पड़ता है, वहाँ का माहौल दृश्य बदल जाता है, नेक्स्ट विस्थापन, वहाँ के लोग छोड़ करके दूसरी जगह चले जाते हैं। और भी आप चाहे तो लिख सकते हैं। ठीक है, और भी चाहे तो आप लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन मेरा खत्म होता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में वनाग्नि के कारणों एवं प्रभावों का वर्णन करें। अब ये देखिए क्वेश्चन जो है ना वो कितना प्रकार से चेंज करके दे सकता है। वनाग्नि मतलब जंगल में आग लगना, और इसी वनाग्नि को हम लोग जंगल में आग लगना भी कह सकते हैं और दवा नाल भी कह सकते हैं। तो अगर आ जाए वनाग्नि या जंगल में आग या तो फिर दवा नाल, तो एक ही है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। तो नहीं, चलिए चलते हैं। वनाग्नि बोलो या तो दवा नल बोलो या तो फिर जंगल में आग लगना बोलो। गर्मियों के मौसम में बहुत अधिक गर्मी पड़ने पर सूखी घास में आसानी से आग पकड़ लेती है। गर्मियों के मौसम में बहुत अधिक गर्मी पड़ने पर जो सूखी घास होता है उसमें आसानी से क्या होती है, आग पकड़ लेती है। अतः इसी कारण से पूरे जंगल में आग पकड़ लेती है। ठीक है दोस्तों, अब थोड़ा सा इसका कुछ पॉइंट्स को देखेंगे। उच्च ताप पर यानी कि उच्च गर्मी पर जंगल में सूखी घास जब बहुत सूख जाती है तो उच्च तापमान इस जलाने में मदद करती है। तो जो उच्च तापमान होती है ना वो इसे जलाने में क्या करती है, मदद करती है। जिस जंगल में आग लग जा जिसके कारण जंगल में क्या होती है, आग लग जाती है, जिसके कारण जंगल में क्या हो जाती है, आग लग जाती है, जो पूरे जंगल में फैल जाती है। ठीक है, जो पूरे जंगल में फैल जाती है। जंगल की आग एक अनियंत्रित आग है, मतलब कभी रुकने वाली नहीं। अगर ये एक बार लग गया ना तो फिर रुकती नहीं। अनियंत्रित आग है जो जंगल के बड़े हिस्सों को नष्ट कर देती है, उसके बाद ही ये रुकेगी। ठीक है दोस्तों, तो देखिए दोस्तों जो भी ये सब लिया गया ना, ये कहीं से भी उठा करके ये डिफिनेशन नहीं लिया गया, ये एकदम सटीक डिफिनेशन है, जो बुक वगैरह में भी ये सब डिफिनेशन देखने को आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका वनाग्नि, आग लगने का कारण जंगल में। ठीक है, बस यही पॉइंट आप फर्स्ट में अगर ऐसा लिखोगे ना तो एग्जामिनर आपको देखेगा कि हाँ ऐसा पेपर लिखा है, ऐसा डिफिनेशन लिखा है, फिर वो खुशी खुशी आपको नंबर देगा। फिर आगे वो पूरा पढ़ने के पास उसके पास समय नहीं होता कि आपको पूरा पेपर पढ़ के रहे। ठीक है, हाँ कहीं कहीं बीच में कहीं ऊपर में आपका देख लिया जाता है कि किस प्रकार से आपने लिखे हैं। ठीक है, अब बात करेंगे दोस्तों वनाग्नि या तो फिर दवा नल के कारणों को। ठीक है, तो भारत में जो जंगल लगने का कारण है ना, जंगल में आग लगने का कारण, इसका 2 कारण है। कुछ तो प्राकृतिक कारण जो खुद से लग जाती है, गॉड के द्वारा अपने आप लगती है, हम लोग उसमें कुछ नहीं करते हैं। दूसरा तो ये है कि मानव जाति कारण। ठीक है, मानव के जाति के द्वारा कुछ आग लगा दिए जाते हैं।
तो देखते हैं सबसे पहले प्राकृतिक कारण, ठीक है। तो देखते हैं प्राकृतिक कारण जो गॉड के द्वारा नहीं भगवान की तरफ से ही समझो कि खुद ब खुद लग जाता है, ठीक है। पहला है बिजली। बिजली के तारों, पेड़ों या चट्टानों पर गिरने से चिंगारी उत्पन्न होती है जिससे जंगल में आग लग सकती है, ठीक है। ये बिजली वो नहीं है जो हमारे घर में आती है करंट, ठीक है, वो नहीं। जो बिजली जो चटकती है ना, उससे वो जो चटकती है ना, उससे क्या होता है, पेड़ों या चट्टानों पर गिरने से क्या होती है, चिंगारी उत्पन्न हो जाती है जिससे क्या होता है, जंगल में आग लग जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है गर्मी के तापमान। देखो ग्लोबल वार्मिंग के कारण बहुत ही ज़्यादा गर्मी क्या हो रहा है, दिन प्रतिदिन बढ़ता हुआ जा रहा है, जिसकी वजह से ना क्या होता है, जंगल में आग पकड़ लेती है, ठीक है। जंगल में क्या हो जाती है, आग पकड़ लेती है। नेक्स्ट है आपका दोस्तों ज्वालामुखी विस्फोट। जब ज्वालामुखी विस्फोट के दौरान क्या होता है, पृथ्वी की सतह पर मौजूद गर्म लावा के रूप में बाहर निकलना स्टार्ट हो जाती है और ये गर्म लावा फिर आसपास के खेतों ज़मीनों में बहकर चली जाती है और धीरे धीरे जंगल में पकड़ लेती है। जब जो गर्म लावा होती है ना, जो ज़मीन से जब निकलती है ना तो बहती है, ठीक है। और जब बहती है ना तो धीरे धीरे वो क्या करती है, जो आग है वो जंगल की तरफ चले जाती है और इससे भी कभी कभी क्या होता है, जंगल में आग लग जाती है। ये हम लोग तरफ ऐसा देखने को नहीं मिलता है, बट ऐसा होता है, ठीक है। नेक्स्ट है मिट्टी में नमी की कमी। जब अत्यधिक गर्मी के कारण जो मिट्टी है ना, उसमें नमी सब सूख जाती है। धूप होती है, बहुत सारा तेज़ गर्मी होती है, जिसकी वजह से भूमि में थोड़ा सा भी नमी नहीं होती, पूरा सूखा सूखा रहता है, ठीक है। अब सूखा सूखा रहता है ना, तो ऐसा सूखा रहने के कारण क्या होता है पता है, जंगल में जल्दी से आग पकड़ लेता है, ठीक है। जब वहाँ पे भींगा नहीं रहेगा, थोड़ा नमी नहीं रहेगा, पूरा सूखा सूखा है, तो थोड़ा सा भी कुछ आग से संपर्क में आएगा तो क्या हो जाती है, तुरंत उसमें आग पकड़ लेती है और जंगल को क्या कर देती है, पूरा का पूरा तहस नहस कर देती है। नेक्स्ट है कम बारिश। कम बारिश से जंगलों में मिट्टी की नमी कम हो जाती है। जब बारिश नहीं होती है ना तो जंगल पूरा सूख जाती है, उसकी नमी कम हो जाती है। जंगल की मिट्टी आग को नियंत्रण करने की क्षमता खो देती है। जो जंगल का मिट्टी होता है ना वो पूरा सूख जाता है, तो जंगल को थोड़ा, जो जंगल में आग लगने वाला है ना, उसको थोड़ा सा भी नहीं रोक पाती है, क्योंकि ज़मीन थोड़ा सा भी भींगा हुआ नहीं है, पूरा सूखा हुआ है, तो उसके पास इतना पावर नहीं रह पाता कि वो जंगल में आग को थोड़ा सा भी कम कर सके, ठीक है। और सारे घास क्या हो जाते हैं, सूख जाते हैं। सारे घास क्या होते हैं दोस्तों, सूख जाता है और तेज़ी से क्या होता है, इसमें आग लग जाता है। तो ये हो गया दोस्तों हमारा प्राकृतिक कारण। अब हम लोग देखेंगे मानव जाति का कारण, ठीक है, कि मानव जनित कारण क्या है, कि मानव के द्वारा आग किस प्रकार से जंगल में लगते हैं, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, पहला आपका है धूम्रपान, ठीक है। इसको मैंने ऊपर में लिखा है, इसको मैंने यहाँ पे ये कलर नहीं किया, भूल गया, ठीक है। धूम्रपान है, ठीक है। अब धूम्रपान के माध्यम से कैसे होता है, देखिए जो लोग होते हैं ना वो धूम्रपान करते हैं, जैसे सिगरेट वगैरह पीना, ठीक है, और बिना उसको बुझाए फेंक देते हैं, ठीक है। तो धूम्रपान दुनिया भर में जंगल की आग का प्रमुख कारण है। सिगरेट को पूरी तरीके से बुझाए बिना फेंक देते हैं, जिससे जंगल में सूखी घासों में पकड़ करके जंगल को तहस नहस कर देती है। तो इसका सबसे मुख्य कारण है मानव जाति का धूम्रपान करना, ठीक है। धूम्रपान करने के कारण से जंगल में आग लगती है। नेक्स्ट आपका जल्दी हुई सामग्री, सॉरी यहाँ पे जल्दी लिखा गया, क्षमा चाहेंगे, ठीक है, जल्दबाजी के चक्कर में मिस्टेक हुआ। यहाँ पे जलती हुई भी सामग्री है, जलती हुई सामग्री, जो जलता हुआ सामग्री होता है ना उसको हम लोग छोड़ देते हैं। लोग आमतौर पर जलती हुई आग या जलने वाली सामग्री को बिना देख रेख कर छोड़ देते हैं, इससे जंगल में आग लग जाती है। कम से कम कोई चीज़ों को अगर हम फेंक रहे हैं तो कम से कम ये तो देख लें कि उसमें तो कुछ कहीं आग का मात्रा तो नहीं है, ठीक है, कहीं आग का मात्रा तो नहीं है। अगर आग की मात्रा वाले कोई भी सामग्री को अगर हम फेंक देते हैं तो धीरे धीरे करते करते जंगल में आग लग जाती है। नेक्स्ट है कचरे जलाना। जब हम लोग जंगल के किनारे कचरे जला देते हैं ताकि ये क्या हो, इधर उधर भटके नहीं, कचरे इधर उधर फैले नहीं, और इसकी वजह से भी जंगल में आग लग जाती है। कई बार कचरे को जलाकर राख कर दिया जाता है ताकि कचरे के जमाव को कम किया जा सके, ताकि कचरा अधिक मात्रा में फैल ना सके, कचरे का जमावट को कम किया जा सके, इसलिए लोग क्या करते हैं, कचरे को जला देते हैं, ठीक है। और इससे भारत में जंगल में आग लगने की घटनाएं भी होती रहती है, ऐसा देखा गया है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है जलाकर खेती बनाना। अब पहले के समय में और बहुत ऐसे भी ग्रामीण के लोग हैं भारत में जो क्या करते हैं, जंगल को काट देते हैं, ठीक है, उसमें आग लगा देते हैं, सारे लकड़ियाँ वगैरह जितना घास फूस रहता है सब खत्म हो जाती है, वो ज़मीन बनाने के लिए उसको ऐसा करते हैं। और वही जो आग लगाते हैं ना, इसकी वजह से क्या होता है, जंगल में भयंकर आग क्या कर लेते हैं, पकड़ लेते हैं। इसके बाद और भी आप ऐसा लिख सकते हैं कि जो कुम्हार लोग होते हैं वो पत्तियों से अपना क्या करते हैं, अपना सामग्री तैयार करते हैं वो, और वो पत्तियाँ को कभी कभी क्या करते हैं, वहाँ पर वो जलाते हैं। जैसे पत्तियाँ से ग्रामीण लोग क्या करते हैं, अपने
ठंडे समय के लिए जो कोयला बनाने में काम देती है, तो फिर ठंडे समय में तापमान के लिए पत्तियों को क्या करती है, हल्का सा जला करके उसको हल्का सा उसमें जीवित रहने देती है, जिससे वो आग पकड़ने की संभावना होती है कि पूरा जंगल में भी आग पकड़ सकती है। ऐसा आप लोग ग्रामीण इलाके में देखे होंगे। ठीक है, नेक्स्ट है भारत में जंगल की आग का प्रभाव। कि भारत में जंगल का आग का प्रभाव क्या है, तो निम्नलिखित प्रभाव है। पहला, मिट्टी की उर्वरता में कमी। जब जंगल में आग लगती है ना, तो उसमें जितने सारे घास फूस रहती है ना, जो खेत वगैरह में घास फूस रहते हैं, उसका जो उर्वरकता रहता है ना वो खत्म हो जाता है। जंगल में जो आग से मिट्टी का उर्वरकता रहता है ना वो खत्म हो जाती है, क्योंकि आग लग गया, सारा सूख गया, तो उसमें मिट्टी के पास कोई पावर कैपेसिटी नहीं रह पाता है। ठीक है, नेक्स्ट है पारिस्थितिकी तंत्र का नुकसान। पारिस्थितिकी तंत्र का मतलब हो गया जो एक जीव जंतु सारे जो एक मिलजुल के रहते हैं, उस सभी को क्या हो जाती है, नुकसान होती है। जंगल की आग विविध वनस्पतियों, जीवों के आवास और जटीय संबंधों को नष्ट कर देते हैं, जिससे पारिस्थितिकी तंत्र में नुकसान होता है। मतलब जो जीव जंतु का घर वगैरह रहते हैं, ये सभी को बहुत सारा नुकसान पहुंचता है। नेक्स्ट, आजीविका पर प्रभाव। अब भारत में ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं, गांव के लोग जो जंगल के निकट बसते हैं, तो बहुत सारे लोग, करोड़ों लोग ऐसे हैं जो ईंधन, लकड़ी जलाने के लिए बांस हो गया, जानवर को देने के लिए चारा हो गया, छोटी लकड़ी हो गया, वो सब चीज़ों को लाते रहते हैं और अपना जीवन उसी पर वो क्या करते हैं, चलाते हैं। अब जंगल में जब आग लग जाता है ना, तो इनकी आजीविका पर प्रभावित पड़ती है, इनकी आजीविका छिन जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है वायु प्रदूषण। जब जंगल का भयंकर आग लगता है ना, तो कार्बन अवशोषण को कम करती है। कार्बन क्या करती है, अवशोषण को कम कर देती है। मतलब जो हम लोग कार्बन, देखो पेड़ पौधा के द्वारा क्या हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित किया जाता है, लेकिन वहीं अगर जंगल में ही आग लग जाए तो उसको कार्बन को अवशोषित करेगा कौन। ठीक है, तो अवशोषित कम हो जाती है, फिर उसको अवशोषित करने वाला कोई रहता नहीं है, तथा धुएं के विशाल बादल उत्पन्न हो जाते हैं। मतलब लगता है कि पूरा धुआं धुआं फैला हुआ है। ठीक है, जिससे भारी वायु प्रदूषण होता है जब भयंकर तरीके से आग लगती है। नेक्स्ट है सूक्ष्म जीवों पर प्रभाव। जो छोटे छोटे जीव होते हैं, ठीक है, उसमें क्या होता है, प्रभाव पड़ते हैं उसमें। ठीक है, छोटे छोटे जीव कौन सा, जो मतलब खेतों में रहते हैं, जो खेतों के लिए क्या होते हैं, जो मिट्टी के लिए क्या होते हैं, फायदामंद होते हैं। ठीक है, वैसे वैसे जो सूक्ष्म जीव होते हैं ना, वो भी मर जाते हैं, वहाँ आग के चपेट में आकर के क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं। जो मिट्टी के लिए परफेक्ट माना जाता है, अच्छे माने जाते हैं, वैसे भी क्या हो जाते हैं, सूक्ष्म जीव, छोटे छोटे जीव क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं। नेक्स्ट है जल संग्रह क्षेत्रों का विनाश। जंगल में बहुत सारा ऐसे भी आप लोग देखेंगे छोटे छोटे तालाब रहता है, जहाँ पे जल संग्रह रहता है, मतलब जल इकट्ठा रहता है। अब जंगल की आग से वन की जो जल संग्रह का विनाश हो जाता है, वो उसमें मतलब लकड़ियाँ का जलावट वगैरह वाला जो रहता है, उसका जलने उलने के बाद पूरा गंदा हो जाता है, ख़राब हो जाता है, आग लगता है, तो ठीक है, वो फिर किसी भी लायक नहीं बचता है। तो इस प्रकार से ये हो गया दोस्तों कि जो जल संग्रह रहता है ना जंगल में, उसका भी क्या हो जाता है, विनाश हो जाता है, वो भी जो जल होता है वो दूषित हो जाता है। ठीक है, अगर इतना सा आपको 4 से 5 पेज आंसर अगर लिखा जाता है तो ठीक है, अगर नहीं लिखा जाता है, अगर आप और भी बढ़ाना चाहते हैं तो रोकथाम का उपाय, कि जंगल में आग लगने का रोकथाम का उपाय बताएं, तो यहाँ पे बहुत सारे उपाय लिख सकते हैं कि हमको सिगरेट जो होता है, यानी कि धूम्रपान करके हमें जंगलों में नहीं फेंकना चाहिए, हमें पेड़ पौधों को नहीं आग लगाना चाहिए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट कारण आप बता सकते हैं कि कोई भी जलती हुई सामग्री को नहीं छोड़ना चाहिए, जो आपका हो गया कचरे, उसको नहीं जलाना चाहिए। ऐसा करके आप और भी कुछ बता सकते हैं। ठीक है दोस्तों, वीडियो नेक्स्ट, सूखा पड़ने के प्रमुख कारणों तथा सूखा के प्रभाव का वर्णन करें। सूखा से कोई भी क्वेश्चन आ जाए। सबसे पहले जानेंगे कि सूखा का अर्थ क्या होता है। तो जब किसी क्षेत्र में औसत से बहुत कम वर्षा होती है, औसत से कम नहीं बल्कि औसत से बहुत कम वर्षा होती है, और जिसके कारण फसल सूख जाती है तथा पेयजल की कमी होती है, यानी कि अच्छे जल की कमी होती है, ऐसे स्थिति सूखा कहलाती है। सबसे करेक्ट डेफिनेशन आपका, कि जब किसी क्षेत्र में औसत से कम वर्षा होती है, जिसके कारण फसल क्या हो जाते हैं, सूख जाते हैं, और अच्छे शुद्ध जल की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है, ऐसे स्थिति को सूखा कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर दूसरे भाषा में सरल शब्दों में कहें तो जब किसी क्षेत्र में 1 वर्ष या उससे अधिक समय तक वर्षा नहीं होती है तो सूखा पड़ता है। 1 वर्ष या उससे अधिक समय तक वर्षा नहीं होती है तो सूखा पड़ता है। ठीक है दोस्तों, अब इसका कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। सूखा के कारण किसानों की फसल नष्ट हो जाती है। आपको जैसे मैं आंसर बता रहा हूँ वैसे ही आपको एग्जाम में लिखना है, अच्छे नंबर लाना है। तो पहले इसका अर्थ बताइए, फिर आपको थोड़ा सा पेन से ऐसा ऐसा गोल कर लेना है, हल्का सा पॉइंट जैसे हम लोग देते हैं, और इसका कुछ 4-5 को पॉइंट्स देना हर एक क्वेश्चन का। सूखा के कारण किसानों की फसल नष्ट हो जाती है। सूखा के कारण फल सब्जियाँ तथा अनाज की कमी बढ़ जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है, सूखे के कारण बहुत सारे पौधे नष्ट हो जाते हैं। सूखे बढ़ने के कारण बेरोजगारी की समस्या उत्पन्न हो जाती है, बेरोजगारी बढ़ जाती है ना। नेक्स्ट है आपका, सूखा कई हफ्ते, महीने, सालों तक बना रह सकता है, कभी कभी इसका असर दशकों तक भी बना रहता है।
सोचिए, हफ्ते महीना सालों नहीं, कभी कभी दशकों तक बना रहता है। ठीक है, तो ये इसका मैंने पॉइंट्स दे रखा है दोस्तों, 1 2 3 4 5 पॉइंट्स। आपको ज़रूरी नहीं कि जो पॉइंट्स मैंने आपको बताया यहाँ पे वही पॉइंट्स देंगे, कोई भी पॉइंट्स दीजिए, बट ऐसे ही आपको आंसर वहाँ पे लिखना होगा। नेक्स्ट देखेंगे सूखा पड़ने का प्रमुख कारण क्या है। तो सबसे पहले सूखा पड़ने का प्रमुख कारण है कम वर्षा होना। इंडोनेशिया में सूखे का एक आम कारण जलवायु परिवर्तन है जो बारिश को दुर्लभ बनाता है। ठीक है, एक एग्जाम्पल लिया गया इंडोनेशिया, आप चाहो तो इसको नहीं भी लिख सकते हो, सीधा सीधी लिखना है कि कम वर्षा के कारण भी सूखा पड़ता है। ठीक है, जल वाष्प और बादल उत्पादन के कम स्तर के कारण कम वर्षा होती है। मतलब वही बताया गया कि कम वर्षा किसकी वजह से होता है, जल वाष्प और बादल उत्पादन के कम स्तर के कारण। जल वाष्प नहीं हो पाता है और बादल उत्पादन नहीं कर पाता है वर्षा को, इसकी वजह से कम वर्षा होता है। यदि बारिश बहुत कम होगी तो शुष्क मौसम लंबे समय तक चलेगा, गर्मी का मौसम लंबे समय तक चलेगा, परिणाम स्वरूप सूखे की आपदा आ जाएगी। तो आपको पॉइंट सिर्फ याद रखना पड़ता है कम वर्षा, और आपको क्या लिखना है, कम वर्षा के कारण सूखा पड़ता है। बहुत लंबे समय तक वर्षा ना होना के कारण से क्या होता है, शुष्क मौसम लंबे समय तक बना रहता है, यानी गर्मी लंबे समय तक बना रहता है और इससे सूखा जैसी आपदा आ जाती है। ठीक है, दूसरा पॉइंट आपको याद रखना, पानी की व्यर्थ उपयोग। पानी की जो हम लोग फालतू उपयोग करते हैं ना, फालतू बहा देते हैं ना, उससे भी हमारा क्या होता है, सूखा पड़ता है। ठीक है, अत्यधिक भूजल यानी कि भूमि में यानी कि जमीनों में पानी को बहा देना, ठीक है, उपयोग से कुछ क्षेत्रों में सूखे पर भी असर पड़ता है। जो अधिक हम लोग पानी का यूज करते हैं ना, इससे कुछ क्षेत्रों में क्या होता है, जहाँ पे पानी की कमी है वहाँ पे सूखे की प्रभाव देखने को मिलता है। सूखे का मौसम आने पर इसका असर और भी बुरा हो जाता है। जब सूखे का मौसम आता है ना तो और बुरा हाल हो जाता है। घरेलू कामों के लिए पानी का इस्तेमाल करने से आमतौर पर पानी का अत्यधिक उपयोग हो जाता है। घरेलू का बहुत सारा काम करने से क्या होता है, पानी की जो लेयर है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अगर ऐसा जारी रहा तो मिट्टी में पानी का भंडार एकदम से क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, जिससे सूखा की और भी गंभीर आपदाएं आ जाएगी। नेक्स्ट है वनों की कटाई। वन को हम लोग काट देते हैं, जंगलों को काट देते हैं, तो पानी जो वर्षा होती है ना इसमें कमी होती है। आखिर कैसे, तो देखिए, वनों को काटने से सूखा भी पड़ सकता है। क्यों, क्योंकि जो मिट्टी कभी पेड़ों से सुरक्षित थी वह अब सीधे सूर्य की रोशनी में और हवा के संपर्क में आ जाएगी। ठीक है, नतीजतन क्या होगा, धरती सूख जाएगी और पानी जल से वाष्पित हो जाएगा। जैसे देखिए, पेड़ पौधा रहता है ज़मीन पर, तो ज़मीन को छाया देता है, जिससे क्या होता है, रोशनी ज़मीन पर नहीं पड़ती है और ज़मीन की जो नमी रहती है उसको नहीं सोख पाती है, क्योंकि वो छाया से रोकती है। लेकिन जब पेड़ पौधा नहीं रहेगा तो धूप सीधा उस पर लगेगा, जिस वजह से वो गर्म होकर के वाष्प बन करके सीधे वो भाप बन करके ऊपर चल जाएगी और वहाँ पे पानी का लेयर क्या हो जाएगा, कमी हो जाएगा। लेकिन छाया रहेगा तो वहाँ पे पानी का नमी बना रहेगा। साथ ही पौधे और पेड़ पानी को इकट्ठा करके वायुमंडल में छोड़ देती है। साथ ही दूसरा काम पेड़ पौधे ये भी करते हैं, पानी को इकट्ठा करके वो वायुमंडल तक क्या कर देती है, छोड़ देती है, जिससे बादल बनते हैं और फिर क्या हो जाती है, बारिश हो जाती है। लेकिन पेड़ पौधा नहीं होंगे तो बारिश नहीं होंगे। चौथा क्या कारण है सूखा पड़ने का, जलवायु परिवर्तन। जो जलवायु में परिवर्तन हो जाता है ना, जिसकी वजह से पानी जब गिरना चाहिए नहीं गिरता है, इस मौसम में पानी गिरना चाहिए लेकिन जलवायु में परिवर्तन हो गया, इधर गिरा ही नहीं, सूखा पड़ गया। तो सूखे का सबसे महत्वपूर्ण कारण है जलवायु परिवर्तन। यानी अभी मान लो कि हम लोग का धान की का चल रहा है रोपाई, ठीक है, अब इस मौसम में पानी गिरना चाहिए लेकिन जलवायु परिवर्तन हो गया, नहीं आया पानी, तो सूखा पड़ेगा। ठीक है, यह स्थिति तापमान और वर्षा के पैटर्न में परिवर्तन का कारण बन सकती है, जिसके परिणामस्वरूप पानी की उपलब्धता में परिवर्तन होता है। परिणामस्वरूप जलवायु परिवर्तन के कुछ क्षेत्रों में सूखे की गंभीरता को बढ़ा सकती है। मतलब वही जलवायु परिवर्तन सबसे बड़ा गंभीर समस्या है। जलवायु परिवर्तन के कारण क्या होती है, वर्षा नहीं होती है, समय पर वर्षा नहीं होती है, तो फिर कभी होती ही नहीं है, और इससे क्या होती है, कुछ क्षेत्रों में सूखा की गंभीर आपदाएं आ जाती है। नेक्स्ट है महासागर के तापमान में परिवर्तन। देखिए, अब ये पॉइंट आपको याद रखना है कि महासागर के तापमान में भी परिवर्तन आता है। इसमें दो चीज़ें हमें बताई है जो हमारे जलवायु पैटर्न है। ठीक है, एक है एल नीनो और एक है ला नीना। एल नीनो और ला नीना ये जलवायु का पैटर्न है जो दुनिया के कुछ हिस्सों में सूखे का कारण बना सकते हैं। ठीक है, इसके वजह से दुनिया में कुछ हिस्सों में सूखे का कारण बन सकते हैं, एल नीनो और ला नीनो के कारण। अगर ये पॉइंट आपको याद नहीं रहता तो कोई दिक्कत नहीं है, 4 पॉइंट्स आप लिख दीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है सूखे पड़ने का प्रभाव। अगर सूखा पड़ गया तो इसका प्रभाव क्या है, इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा। ठीक है, तो सूखे पड़ने के निम्नलिखित प्रभाव हो सकते हैं। अकाल का खतरा। अब अकाल का खतरा क्या है वो तो आपको पता है, जैसे जब फसलें खराब हो जाती है तो सूखे के कारण खाद्य असुरक्षा पैदा हो जाती है, खाद्य नहीं मिल पाता है। जब आबादी के एक बड़े हिस्से को भोजन नहीं मिल पाता है तो इसे अकाल कहते हैं। मतलब जब लोग बहुत बड़े आबादी में जब भोजन नहीं मिल पाता है ना तो उसको अकाल कहते हैं। ठीक है, और अकाल की कमी हो ही जाएगा सूखा से, और इसके परिणाम स्वरूप
प्रभावित क्षेत्रों में व्यापक रूप से तीव्र कुपोषण, कुपोषण मतलब लोग खाए पिए बिना मर जाएंगे, बीमारी हो जाएगा, मृत्यु हो जाएगा लोगों का अकाल की वजह से, ठीक है। नेक्स्ट है कुपोषण। कुपोषण का मतलब होता है जो विटामिन मिलना चाहिए लोगों को विटामिन नहीं मिल पाता। जब उनको खाद्य पदार्थ ही नहीं मिल रहा है सूखा की वजह से तो विटामिन कहाँ मिलेगा, तो लोग खाए बिना मरेंगे, उसको बोलेंगे कुपोषण। भोजन की कमी के कारण पौष्टिक भोजन की कमी से गंभीर कुपोषण हो जाता है, मतलब पौष्टिक भोजन अच्छे भोजन नहीं मिल पाता है। कुपोषण से पीड़ित बच्चे उच्च जोखिम वाली श्रेणी में आते हैं, मतलब ये बहुत बड़ी बीमारी से ग्रस्त हो जाते हैं। उनके समुचित विकास के लिए आवश्यक विटामिन और खनिजों से वंचित होने के कारण वे बीमारियां यहाँ तक कि मृत्यु का शिकार बन जाते हैं, मतलब अच्छे रूप से उसको विटामिन नहीं मिल पाता, अच्छा खनिज नहीं मिल पाता उसको, जिसकी वजह से वो बीमारी का शिकार हो जाते हैं। नेक्स्ट है बीमारियों में वृद्धि। सूखे के कारण स्वच्छ पेयजल तक लोगों की पहुंच प्रभावित होती है, मतलब जब सूखा पड़ता है तो लोगों को स्वच्छ जल नहीं मिल पाता है, इससे लोगों को दूषित पानी पीना पड़ता है, जिससे हैजा और टाइफाइड जैसी बीमारियां फैलती हैं। ये बीमारियां खराब स्वच्छता वाले स्थानों पर भी फैलती है जहाँ पे अच्छे रूप से जल नहीं उपयोग किया जाता, गंदा जल होता है वहाँ पे। जो स्वच्छ पानी ना होने का एक और दुष्प्रभाव है, ठीक है। अब दुष्प्रभाव क्यों है, क्योंकि सूखा पड़ा हुआ है तो इसका तो दुष्प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा, बीमारी फैलेगा ही फैलेगा। नेक्स्ट है इससे जंगल में आग लग सकती है। शुष्क परिस्थितियों के कारण जब गर्मी का मौसम रहेगा तो जंगल में आग लग सकती है, जिससे बची हुई वनस्पति जो जंगल में लकड़ियाँ वो सब जल जाएगी और घर खतरे में पड़ सकता है। अगल बगल अगर घर भी है तो वो भी जल सकता है। आग से वायु की गुणवत्ता पर भी असर पड़ सकता है, यानी पूरा जब जंगल में आग पूरा फैलेगा तो इससे हमारा पर्यावरण में भी क्या होगा, गुणवत्ता में असर पड़ेगा और उसका जो हम लोग वो फेफड़ा में जब जाएगा उसका वायु के द्वारा, हवा के द्वारा, ठीक है। जंगल आग में बहुत सारी चीज़ रहता है, तरह तरह के लकड़ी रहता है, कुछ खतरनाक लकड़ियाँ रहता है जिसका धुआं से क्या होता है, बीमारियां पैदा होती है, ठीक है। फेफड़े हमारे क्या करेंगे, इफेक्ट पहुंचाएंगे, तो इसमें जंगल में भी आग लग सकती है। अचानक भी बाढ़ आ सकता है, कहीं कहीं अगर सूखा पड़ा हुआ रहता है तो अचानक भी बाढ़ आ सकता है, ऐसा पाकिस्तान में हुआ है। जो भौगोलिक क्षेत्र सूखे से ग्रस्त है ना वहाँ बाढ़ का भी खतरा हो सकता है। सूखे के बाद बारिश होना अच्छी बात लगती है कि हाँ सूखे के बाद बारिश हुआ है, लेकिन लंबे समय तक सूखे के बाद ना अचानक भारी वर्षा से खतरनाक बाढ़ आ जाता है, जैसे कि पाकिस्तान में देखा गया। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था दोस्तों। नेक्स्ट है बाढ़ के कारणों तथा परिणामों की विवेचना करना है। बाढ़ से कोई भी क्वेश्चन आ जाए। पहला है बाढ़ का अर्थ, समझते हैं बाढ़ का अर्थ क्या है, इसका सही डेफिनेशन पढ़ना। ये नहीं कि कुछ भी मतलब पानी ज़्यादा हो गया बाढ़ आ गया, ऐसा नहीं। करेक्ट डिफिनेशन, बुक वाला डिफिनेशन जो एग्जामिनर के माइंड में सेट है, जो आपको देखते ही मार्क्स दे दे, ठीक है। बाढ़ का अर्थ, बाढ़ एक प्राकृतिक आपदा है, जितने भी सारा आपदा प्रबंधन से रिलेटेड है सबका सब प्राकृतिक आपदा है, जिसमें लगातार वर्षा के कारण नदी का जल अपनी क्षमता से अधिक होकर नदी के किनारे के बाहर फैल जाता है, जिससे आसपास के क्षेत्र जलमग्न हो जाता है, जल से भर जाता है, उसे बाढ़ कहते हैं, ठीक है। ये बुक का लैंग्वेज है दोस्त। एक बाढ़ प्राकृतिक आपदा है, ठीक है, जिसमें लगातार वर्षा होने के कारण नदी का जो जल है वो अपनी क्षमता, मतलब नदी की जो क्षमता होती है उससे अधिक होकर के नदियों के किनारे बहने लगती है और फैल जाती है, जिससे आसपास के क्षेत्र बिल्कुल पानियों से भर जाती है, यानी जल से भर जाती है,